हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीम शिक्षण के संदर्भ में बात करेंगे कि टीम टीचिंग क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या गुण है, मेरिट्स है और क्या इसके नुकसान है, क्या इसकी डिलिमिटेशन है। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप हमारे साथ हमारे बीएड पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पे आपको कंप्लीट जो बीएड का हमारा पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको एक साथ मिलेगा। आपको कंप्लीट यहां से जो विश्लेषण मिलेगा वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक संपूर्ण जो बीएड का पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उच्च क्वालिटी युक्त कंटेंट आपको यहां से मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो हमारे नोट्स है वो नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हमारे संपूर्ण जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है टीम टीचिंग, यानी कि जो टीम शिक्षण है वो होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। टीम टीचिंग ये होता है जब हम एक सहयोगी रूप में टीम के साथ एक किसी विशेष छात्रों का समूह के संदर्भ में टीच करते हैं तो वो होती है टीम टीचिंग। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और छात्रों के एक समूह को निश्चित विषय पढ़ाते हैं तो इसे समूह शिक्षण या टीम शिक्षण कहते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, जब इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ आपस में सहयोग करते हैं, सहयोगी रूप से वो टीच करते हैं, जिसमें छात्रों के एक समूह को एक निश्चित विषय पढ़ाया जाता है। जब ये निश्चित विषय पढ़ाया जाता है 2 या 2 से अधिक टीचर्स के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, तो उसे हम टीम शिक्षण कहते हैं, टीम टीचिंग कहते हैं या इसको ही हम समूह शिक्षण कहते हैं। शिक्षक जो इसमें होते हैं, जो टीच करवाते हैं, ये वास्तव में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं और इन एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में उस विषय का पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है उसमें वो विशेषज्ञ होते हैं और इन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा ये शिक्षण कार्य करवाया जाता है। वो टीच करते हैं छात्रों को। इस शिक्षण तकनीक में शिक्षक आपसी सहयोग के आधार पर पढ़ाते हैं, इसीलिए इसे टीम शिक्षण कहा जाता है। ये इसमें टीम टीचिंग में ये महत्वपूर्ण है कि किस तरह से शिक्षकों का आपसी संदर्भ में एक सहयोग हो सके। बिना इस सहयोग के ये जो शिक्षण है, ये जो टीम टीचिंग है, ये संपन्न नहीं होगा। जब इन शिक्षकों में ये 2 या 2 से अधिक कितने भी शिक्षक हो सकते हैं, एक तो ये विशेषज्ञ होते हैं और इन विशेषज्ञताओं के आधार पर भी इनमें सहयोग होना चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए, ताकि उस सहयोग के चलते जो टीचिंग कार्य है वो संपन्न हो सके। तो इस तरह से ये सिंपल है। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के आपसी सहयोग के आधार पर छात्रों के एक विशेष समूह को एक विषय पढ़ाया जाता है
और ये शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो इसे ही हम टीम टीचिंग कहते हैं, टीम शिक्षण या इसको समूह शिक्षण भी कहते हैं। तो इस तरह से यह है अर्थ टीम टीचिंग का। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि टीम टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि इसमें ये कैसे होता है टीम टीचिंग में। जो टीम शिक्षण है, इसमें जो शिक्षक होते हैं वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं। इन दोनों का इन जो टीचरों के जो समूह है वो 2 हो सकते हैं, 5 कितने भी हो सकते हैं। इन सब का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि इन सभी के सहयोग के आधार पर वो शिक्षण कार्य संपन्न होता है और इन सभी की सामूहिक उत्तरदायित्व होती है, क्योंकि एक किसी विषय को ये पढ़ाते हैं और अपने अपने क्षेत्र के ये विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो इन सब के द्वारा जब टीचिंग करवाई जाएगी तो इन सब की सामूहिक उत्तरदायित्व की भी एक जो भावना है वो भावना इनमें होगी। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं टीम टीचिंग में जितने भी शिक्षक होते हैं, इसमें 2 से अधिक शिक्षक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इन सब की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और अगला है एक साथ निर्देश। ये किस तरह से होता है। जब टीम टीचिंग करवाई जाती है, इसमें एक विषय के अनेक विशेषज्ञ जो शिक्षक है वो होते हैं। इन सब के द्वारा एक साथ निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र के उस विषय के जो अलग अलग क्षेत्र है उसके विशेषज्ञ जरूर है, लेकिन ये विषय एक पढ़ा रहे हैं और ये एक साथ कक्षा में किस तरह से वो निर्देश देंगे। और उन्हीं सभी शिक्षकों के निर्देश काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरह से एक साथ जो निर्देश है वो भी इसमें होते हैं। और अगला है पूरी तरह से योजना, यानी कि टीम शिक्षण में यह देखा जाता है कि जो टीम टीचिंग है इसमें पूरी तरह से प्लानिंग के तहत ये जो टीचिंग है वो करवाई जाती है कि किस तरह से कब और किस समय कौन से क्षेत्र के संदर्भ में उस विषय के लिए जो टीचिंग है वो टीचिंग होगी विद्यार्थियों के समक्ष। तो इस संदर्भ में भी और अनेक जो शिक्षण के अलग अलग संदर्भ देखे जा सकते हैं, उनमें पूरी तरह से प्लानिंग के तहत ये जो टीचिंग है वो टीचिंग होती है। क्योंकि एक जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय के अलग अलग जो क्षेत्र, अलग अलग जो शिक्षक उसके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र के तहत वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो टीचिंग करवाते हैं। अगला है सहयोग का विकास। इसमें टीम टीचिंग में एक सहयोग का इतना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिना सहयोग के ये टीम टीचिंग संपन्न नहीं हो सकती है। इसमें चाहे विद्यार्थी हो और चाहे शिक्षक हो, इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग के रूप में जो शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो काफी होती है, क्योंकि बिना शिक्षकों के आपसी सहयोग के ये शिक्षण कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को भी अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनके साथ एक सहयोगी रूप में एक लर्निंग हासिल करनी होगी। क्योंकि जो ये टीम टीचिंग है इसमें सहयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है विशेषज्ञों की भागीदारी। ये किस तरह से टीम टीचिंग में जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक आपसी सहयोग करके वो टीचिंग करवाते हैं और इसमें छात्रों के एक समूह को एक विशेष जो विषय क्षेत्र है उन विषय क्षेत्र के संदर्भ में वो टीच करवाता है। और इसमें जिस क्षेत्र को, जिस विषय के क्षेत्र को लिया गया है, उस टीचर्स के द्वारा वो उसमें
विशेषज्ञ होता है, वो उसमें एक्सपर्ट होता है, तब जाके जो ये टीम टीचिंग है वो संपन्न होती है। तो इसमें टीम टीचिंग में एक विषय के कई एक्सपर्ट होते हैं, कई विशेषज्ञ होते हैं, और उन विशेषज्ञ जो शिक्षक है उनके द्वारा ये टीम टीचिंग कार्य संपन्न किया जाता है। अगला है समूह कार्य के अवसर। इसमें सामूहिक तौर पर हर एक कार्य को करने के लिए जो हमारे अंदर जो हैबिट्स होती है उसको डेवलप किया जाता है। इसमें शिक्षक तो होता ही होता है, लेकिन शिक्षक छात्रों को भी समूह के रूप में सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हर एक वो अवसर छात्रों को उपलब्ध करवाते हैं जिससे वो सामूहिक तौर पे एक ग्रुप के साथ वो लर्निंग हासिल करे। और इसमें शिक्षक तो किस तरह से इसमें एक टीम के तौर पे वो टीचिंग करवाता है, जिसमें वो आपसी सहयोग करके आपसी सहयोग की जो भावना है उसके साथ वो शिक्षण कार्य संपन्न करवाता है। तो इस तरह से टीम टीचिंग की ये विशेषताएं हैं। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो टीम टीचिंग है इसकी मेरिट्स क्या है, इसके गुण क्या है। उन गुणों को हम एक एक करके यहां पे समझेंगे कि वास्तव में टीम टीचिंग के क्या गुण है। सबसे पहले प्रभावी और गुणात्मक शिक्षण। ये किस तरह से टीम टीचिंग के द्वारा एक प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य होता है और एक गुणात्मक शिक्षण जो संपन्न हो पाता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जिससे वास्तव में अध्यापक एक गुणात्मक तरीके से लर्निंग करता है। क्योंकि एक तो इसमें अनेक शिक्षक होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, और जब उन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो उस विषय क्षेत्र के संदर्भ में वो टीचिंग करवाता है वो काफी गुणात्मक शिक्षण होता है और उससे जो लर्निंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से प्रभावी और गुणात्मक शिक्षण के संदर्भ में ये देखा जाता है टीम टीचिंग। और अगला है बेहतर कक्षा प्रबंधन। टीम टीचिंग के द्वारा किस तरह से अनेक शिक्षकों का इसमें योगदान होता है और उसमें अनेक शिक्षक जो होते हैं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा जो कक्षा का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट काफी बेहतर तरीके से किया जाता है। क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक होते हैं और इसमें अपेक्षाकृत जहां पर एक शिक्षक जो मैनेजमेंट करता है उसकी अपेक्षा यहां पे बेहद तरीके से बेहद प्रबंधनकारी नीतियों के अनुसार यहां पे जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट किया जाता है। क्योंकि यहां पे 2 या 2 से अधिक शिक्षक होते हैं, जब उनके द्वारा जो प्रबंधन किया जाएगा, जो मैनेजमेंट किया जाएगा, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगला है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। इसमें टीम टीचिंग में किस तरह से और ज्यादा शिक्षण कार्य को रोचक बनाया जाए, ये भरपूर प्रयास किया जाता है। हर एक शिक्षक अपने अपने विषय क्षेत्र के संदर्भ में वो उसको और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करता है, जिसमें श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का वो प्रयोग करता है। जब शिक्षक सहायक सामग्री का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो शिक्षण कार्य है वो बेहद गुणवत्तापूर्ण संपन्न होगा और बेहद रोचकता के साथ वो संपन्न होगा, जिससे विद्यार्थी उससे वास्तविक तौर पे वो लर्निंग हासिल करेंगे। अगला है चौथा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। ये किस तरह से प्रतियोगिता को बढ़ावा इस टीम टीचिंग के तहत हर समय मिलता है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनमें भी आपसी में जो शिक्षक होते हैं अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, उनमें भी ये प्रतियोगिता पाई जाती है कि किस तरह से मैं बेहतर से बेहतर तरीके से अपने विषय क्षेत्र को डिलीवर करूं छात्रों के बीच। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों में भी जो ये प्रतियोगिता का प्रोत्साहन है ये देखा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी भी हर समय
उन शिक्षकों के द्वारा इस तरह से प्रोत्साहित होता है कि जिनमें प्रत्यक्ष तौर पर जो ये प्रतियोगिता के संदर्भ में जो आपसी जो भी इस तरह से गुण देखे जाते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से बेहतर होने के लिए तत्पर होते हैं, तो उस संदर्भ में प्रतियोगिता के संदर्भ में जो प्रोत्साहन है बच्चों में वो भी देखा जाता है। तो इस तरह से टीम टीचिंग के तहत प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है, वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को मिलता है। पांचवा है समूह कार्य को प्रोत्साहन। टीम टीचिंग के तहत शिक्षक तो होता है समूह कार्य के एक सामूहिक तौर पे एक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित, लेकिन जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी भी समूह के तौर पे जो लर्निंग है, लर्निंग को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित होता है। और शिक्षक हर समय उन्हें प्रोत्साहित करता है कि किस तरह से एक सामूहिक तौर पे जो लर्निंग है वो लर्निंग करवाई जाए विद्यार्थियों को। अगला है वाद विवाद के अवसर। समूह टीचिंग के तहत ये देखा जाता है कि किस तरह से वाद विवाद के यहाँ पे अवसर मिलते हैं। जब हर एक स्तर के विद्यार्थियों का यहाँ पे समावेश होता है, हर एक क्षेत्र के यहाँ पे शिक्षक विशेषज्ञ है, तो यहाँ पे समूह के तौर पे जो टीचिंग होती है, यहाँ पे हर एक कोई दृष्टिकोण, कोई एक घटना, उसके पक्ष में तर्क और वितर्क हर संभव होते हैं, क्योंकि एक कक्षा में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है जहां पर वाद विवाद के पर्याप्त अवसर हो सके और हेल्दी जो कन्वर्सेशन है वो हो सके। तो ये टीम टीचिंग के तहत होता है। अब हम इसके बाद टीम शिक्षण की सीमाएं देखेंगे, किस तरह से इसकी लिमिटेशन है टीम टीचिंग की। तो इसको भी हम एक एक करके यहां पे समझेंगे कि टीम शिक्षण की क्या सीमाएं हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन सी यहां पे लिमिटेशंस देखी जाती है टीम टीचिंग की, जिसमें कि सबसे पहले अतिरिक्त व्यवस्था और धन। यहां पे जो टीम टीचिंग है, टीम टीचिंग को संपन्न करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था और धन की जरूरत पड़ती है। तो किस तरह से हर एक विषय के अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है और किस तरह से उनके द्वारा जब टीचिंग करवाई जाएगी तो उसके लिए अतिरिक्त जो संसाधन है वो संसाधन भी चाहिए। तो यहाँ पे अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़ती है। अब ये समस्या आती है कि अतिरिक्त फंड किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से इसके जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर टीम टीचिंग को किस तरह से इसको संचालित किया जाए, इसकी बहुत बड़ी एक समस्या है, ये एक आसान काम नहीं है। अगला है पारस्परिक सहयोग और समन्वय। ये किस तरह से, कई बार ये देखा जाता है जब जो एक विषय के अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनमें पारस्परिक सहयोग नहीं बन पाता है और इनमें समन्वय वो स्थापित नहीं हो पाता है। तब जाकर के जो टीम टीचिंग है ये एक अड़चन के रूप में सामने आने लगती है और जिसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। क्योंकि जब शिक्षक ही आपसी सहयोग करके, समन्वय स्थापित करके कार्य नहीं करेंगे, टीचिंग नहीं करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। तो ये भी एक नुकसान के तौर पे जो टीम टीचिंग है उसमें देखा जाता है। अगला है टीम के सदस्यों की अनुपस्थिति। ये कई बार ये देखा जाता है जब एक शिक्षक अनुपस्थित होगा, उस विषय के एक अलग से कोई विषय क्षेत्र का जो शिक्षक है वो शिक्षक अगर अनुपस्थित हो गया तो जो ये टीम टीचिंग है वो संपन्न नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें कि बड़ी मुश्किल तो हमने अगर उस विषय क्षेत्र के संदर्भ में जब हमने उसके विशेषज्ञ टीचर की व्यवस्था की है, कई बार उनमें से कोई शिक्षक अगर अनुपस्थित हो गया, ये भी स्वाभाविक है कि अलग अलग समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याओं के चलते कोई शिक्षक अगर अनुपस्थित हो गया तो उस दौरान जो टीम टीचिंग है उसको संचालित करने में बहुत बड़ी समस्या सामने आती है।
अगला है व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर इस संदर्भ में देखे जाते हैं शिक्षकों के जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत जो अंतर होते हैं, जो व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती है, उनके चलते भी कई बार जो ये जो टीम टीचिंग है वो संपन्न नहीं होती है और जो आपसी जो समन्वय है वो समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, वो असफल हो जाता है। तो इस तरह से टीम टीचिंग में ये एक तरह से सीमाओं के तौर पे देखा जाता है जिनके चलते जो टीम टीचिंग है वो संचालित नहीं हो पाती है। अगला है अतिरिक्त वित्तीय बोझ। ये स्वाभाविक है कि किस तरह से टीम टीचिंग में अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है और इसमें एक विषय के अलग अलग जो विशेषज्ञ है उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे क्या होता है, अतिरिक्त वित्तीय वर्डन पड़ता है कि किस तरह से उस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को किस तरह से इसको सहन किया जाए, किस तरह से अलग अलग विषय के अनेक जो विशेषज्ञ हैं उनको यहां पे शिक्षण के तौर पे लाया जाए। तो इसके साथ साथ शिक्षकों के लिए किस तरह से अन्य जो व्यवस्थाएं होती है टीचिंग के लिए, तो वास्तव में ये एक महंगी व्यवस्था है और इस अतिरिक्त बोझ के चलते जो वित्तीय बोझ होता है ये अतिरिक्त, इसके चलते कई बार जो टीम टीचिंग है इसको आसानी से संपन्न नहीं किया जा सकता है, इसको संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सीमाओं के तौर पे यहाँ पे टीम टीचिंग में देखा जाता है जिनके चलते हम टीम टीचिंग को एक संचालित तौर पे नहीं देख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से यहाँ पे ये सीमाएं हैं इसकी टीम टीचिंग की। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या क्या लर्न किया है, जिसमें कि सबसे पहले हमने टीम टीचिंग के अर्थ के बारे में जाना है कि टीम टीचिंग क्या है। उसके बाद टीम टीचिंग की क्या विशेषताएं, उन विशेषताओं को हमने एक एक करके समझा यहाँ पे। और उसके बाद हमने टीम टीचिंग की मेरिट्स के संदर्भ में बात की है और अंत में हमने टीम टीचिंग की लिमिटेशंस के बारे में बात की और यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हमने जो आज का टॉपिक था हमारा टीम टीचिंग के संदर्भ में हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, एक एक करके ये जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से टीम टीचिंग में जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके लाभ है, जो इसकी सीमाएं हैं, उन सब को हमने विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की ये जो वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। तो अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।